हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ रक्षिता भाटी और इस वीडियो में हम जानेंगे विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। ये बिल क्यों लाया जा रहा है और इस बिल के तहत क्या-क्या प्रपोजल दिए गए हैं, हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या-क्या चेंजेस होने वाले हैं। अगर ये बिल हमारा पास होकर एक्ट बन जाता है तो क्या-क्या चेंजेस हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में होंगे। The Viksit Bharat Shiksha Adhishtan Bill 2025 is a proposed law introduced by the Union Ministry of Education in the Lok Sabha during the Parliament's winter session. इस बिल को अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लोकसभा में अभी पेश किया है। It aims to overhaul the higher education regulatory framework in India by replacing multiple existing regulators with a single unified structure. ये बिल एम करता है कि अभी क्या है हमारे इंडिया के अंदर क्या है, हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए 3 अलग-अलग रेगुलेटर्स हैं। तो इस अगर ये एक्ट बन जाता है तो क्या होगा, एक सिंगल रेगुलेटर होगा। एक सिंगल रेगुलेटर ही हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगा। इट रिफ्लेक्ट्स द गवर्नमेंट्स विजन टू मॉडर्नाइज एंड स्ट्रीमलाइन ओवरसाइट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, अलाइनिंग विद द गोल्स laid out in the National Education Policy 2020। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रिकमेंडेशंस के तहत ये बिल लाया गया है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो एक बार समझते हैं क्या है। करंटली इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम इज गवर्न्ड बाय मल्टीपल स्टैट्यूटरी बॉडीज। अभी कौन-कौन सी हैं? एक तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जिसको यूजीसी बोलते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE। अभी क्या है कि ये 3 अलग-अलग ये रेगुलेटर्स हैं जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करते हैं। These regulators oversee various aspects of academic and institutional governance, leading to overlapping jurisdictions and regulatory complexity। अब क्या हो रहा है कि इन 3 अलग-अलग रेगुलेटर्स के होने की वजह से कभी-कभी क्या हो रहा है कि ओवरलैपिंग भी हो जाती है कार्य क्षेत्र को लेके, ठीक है? जिसकी वजह से काफ़ी जटिलता मतलब कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ता है। द न्यू बिल सीक्स टू सिंप्लीफाई दिस लैंडस्केप। इस नए बिल के पास होने से क्या होगा, ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा पूरा प्रोसेस। की फीचर्स समझते हैं। की फीचर्स क्या है इस बिल के? सबसे पहला है क्रिएशन ऑफ अ सिंगल रेगुलेटर। द बिल प्रपोजेस अ न्यू अम्ब्रेला बॉडी कॉल्ड द विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान टू ओवरसी इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, अभी 3 रेगुलेटर्स को हटा के क्या किया जाएगा, एक सिंगल रेगुलेटर लाया जाएगा जिसको जाना जाएगा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के नाम से। अंडर VBSA 3 स्पेशलाइज्ड काउंसिल्स विल फंक्शन। और इसके अंदर 3 काउंसिल बनाए जाएंगे। पहला होगा रेगुलेटरी काउंसिल, दूसरा होगा एक्रेडिटेशन और तीसरा होगा स्टैंडर्ड्स काउंसिल। ठीक है, अब इनके कार्यों को समझते हैं। इनके तीनों काउंसिल्स के क्या क्या काम होंगे। तो रेगुलेटरी काउंसिल जो होगा इसका काम होगा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के लिए रूल्स बनाना, ये सुनिश्चित करना कि जो शैक्षणिक संस्थान है वो रूल्स को फॉलो करें। ठीक है, कंप्लायंस को इंश्योर करना। अब ये एक्रेडिटेशन काउंसिल का काम क्या होगा, इसको क्वालिटी चेकर के नाम से भी आप समझ सकते हैं। ये काउंसिल चेक करेगा एजुकेशन की क्वालिटी, साथ ही टीचिंग क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स और रिजल्ट के आधार पर ये ग्रेड्स देगा इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, जिससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को ये समझने में आसानी मिलेगी कि कौन सा इंस्टीट्यूशन अच्छा है। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड्स काउंसिल, जिसको आप एजुकेशन डिजाइनर भी बोल सकते हैं। ये क्या करेगा, ये काउंसिल डिसाइड करेगा कि क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, करिकुलम, लर्निंग आउटकम्स और एंड टीचर क्वालिफिकेशन के लिए स्टैंडर्ड सेट करेगा ये स्टैंडर्ड्स काउंसिल। और साथ ही ये सुनिश्चित करेगा कि एजुकेशन मॉडर्न हो, यूनिफॉर्म हो और साथ ही जॉब ओरिएंटेड हो। नेक्स्ट है रिपील ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। अब इस एक्ट के आने से क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग कुछ लॉज हैं वो रिपील हो जाएंगे। कौन-कौन सा, एक तो यूजीसी एक्ट ये खत्म हो जाएगा, AICTE, NCTE ये सब रिपील हो जाएंगे। दिस वुड कंसोलिडेट फंक्शंस करंटली स्प्रेड अक्रॉस दीज बॉडीज इनटू इनटू द न्यू फ्रेमवर्क। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो नया एक्ट आएगा, अगर ये बिल पास होकर एक्ट बन जाता है तो इसके आने से क्या होगा कि ये इन तीनों को, जो ये काम 3 अलग-अलग बॉडीज करती हैं, इनको कंसोलिडेट कर दिया जाएगा। Single window digital regulation. The bill promotes a technology driven single window platform for regulatory compliance, approvals, filings, disclosures, and inspections.
एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा जो रेगुलेशन का, अप्रूवल्स देने का, फाइलिंग, डिस्क्लोजर, इंस्पेक्शन, ये सारे काम ये एक ही रेगुलेटर करेगा। इंस्टीट्यूशंस विल सबमिट डेटा वाया दिस प्लेटफॉर्म, रिड्यूसिंग रेपिटेटिव पेपर वर्क, और पेपर वर्क को कम किया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो काम होंगे वो कैसे होंगे, वो डिजिटली होंगे। सेपरेशन ऑफ रेगुलेशन एंड फंडिंग, ये भी एक बड़ा चेंज होगा। अनलाइक द यूजीसी एंड एआईसीटीई, द न्यू रेगुलेटर विल नॉट हैव पावर्स टू डिस्पर्स ग्रांट्स और डायरेक्टली कंट्रोल फंडिंग। अभी क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो क्या करती है, वो फंड्स देती है इनको, इन रेगुलेटरी बॉडीज को, इनको देती है यूजीसी एंड एआईसीटीई को। लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है, एक्ट बनता है, तो क्या होगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, फंड्स को ग्रांट करने का काम ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करेगी। Similarly, the bill does not empower the regulator to directly fix fee structures of institutions. और रेगुलेटर को ये अधिकार भी नहीं दिया जाएगा कि वो फीस वगैरह डिसाइड कर पाए, ऑल्दो इट कैन फ्रेम पॉलिसीज अगेंस्ट कमर्शलाइजेशन। ठीक है, पॉलिसीज बना सकते हैं, लेकिन फीस वगैरह सब कुछ कौन फिक्स करेगा, ये सारे काम, फंड्स वगैरह देना, ग्रांट करना, ये सारे काम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ही करेगा। Enhanced enforcement powers. The bill gives strong penalty powers to VBSA. Institutions breaching norms could face fines. अब ये साथ में ये कुछ पावर भी दे रहा है, ये जो बिल होगा ये कुछ पावर भी देगा VBSA को। जो भी इंस्टीट्यूशंस रूल्स को ब्रीच करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, उन पर कम से कम 10 लाख या फिर 2 करोड़ तक का उन पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। हाईएस्ट पेनल्टीज फॉर इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटिंग विदाउट अप्रूवल, या फिर जो इंस्टीट्यूशंस बिना अप्रूवल के काम कर रहे होंगे उनके ऊपर भी पेनल्टी लगाने का प्रावधान किया जाएगा। दिस इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज कंपेयर टू अर्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अभी जो हमारा वर्तमान में जो हमारे रेगुलेटर्स हैं उनके पास इस तरह के ये पेनल्टी पावर्स अभी नहीं है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? एलिमिनेट करेगा ये डुप्लीकेशन ऑफ ओवरसाइट को, इंक्रीज करेगा एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी आएगी, हेल्प इंस्टीट्यूशंस फोकस ऑन एकेडमिक ऑटोनॉमी एंड क्वालिटी, reduce bureaucratic delays and align regulation with global best practices, support implementation of NEP 2020's vision for a more flexible and outcome oriented system। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी तो देखो एक आएगी, ठीक है, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, ऑटोनॉमी भी बढ़ेगी इंस्टीट्यूशंस की, क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, और ये सब कुछ हो रहा है NEP 2020 की रिकमेंडेशंस के तहत। अब कोई नया काम अगर होने जा रहा है और उसका क्रिटिसिज्म ना हो तो ये कैसे हो सकता है? तो इसके एक बार समझते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या है। तो सबसे पहला है सेंट्रलाइजेशन कंसर्न है इसको लेके। क्रिटिक्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि दैट कंसंट्रेटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी अंडर वन बॉडी अपॉइंटेड लार्जली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट में इरोड फेडरल प्रिंसिपल्स एंड डिमिनिश द रोल ऑफ स्टेट एंड लोकल इंस्टीट्यूशंस। अभी ये डर लग रहा है कि जो सारी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाएगी, ठीक है, और स्टेट्स और लोकल इंस्टीट्यूशंस के हाथ में ज्यादा पावर रहेगी नहीं इस एक्ट के आने से। दूसरा, ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज। फैकल्टी एसोसिएशंस एंड स्टूडेंट्स fear the framework could limit institutional autonomy and alter लॉन्ग स्टैंडिंग गवर्नेंस नॉर्म्स। ये वही है कि मतलब इंस्टीट्यूशंस के पास ज्यादा पावर नहीं रहेगी, उनको मतलब सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। Representation and accountability. There are objections regarding the composition of VBSA, particularly the limited representation of educators, teachers and states. अब जो अपॉइंटमेंट्स होंगी, ठीक है, जो भी ये जो नया हमारा VBSA लाया जा रहा है, इसके अंदर जो भी लोगों की नियुक्ति की जाएगी, जो भी एम्प्लॉयज की, अब वो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो ये माना जा रहा है कि एजुकेटर्स, टीचर्स और स्टेट्स का रोल इसमें ना के बराबर होगा। लीगल स्टेटस एक बार इसका समझ लेते हैं। द बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा एंड रिफर्ड टू अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अभी प्रेजेंट स्टेटस ये है कि लोकसभा में बिल को पेश किया जा चुका है और इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है फॉर इन डेप्थ रिव्यू एंड स्टेक होल्डर consultations. The government aims to refine the text and bring it back for passage in the budget session of 2026। अब जो भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिकमेंडेशंस होगी उसके आधार पर जो भी चेंजेस करने होंगे वो चेंजेस करके इसको फिर से पेश किया जाएगा।
ओवरऑल इम्पैक्ट एक बार देख लेते हैं। इफ इनेक्टेड, अगर ये बिल पास हो जाता है, एक्ट बन जाता है, द भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल would constitute one of the most significant reforms to India's education governance in decades। ठीक है, अगर ये एक्ट आ जाता है तो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज होगा जो कि रीशेप करेगा रेगुलेटरी आर्किटेक्चर को, बूस्ट करेगा कंप्लायंस एफिशिएंसीज को एंड रीडिफाइन करेगा अकाउंटेबिलिटी इन हायर एजुकेशन। Whether it enhances quality and autonomy or increases centralization and bureaucratic control will depend on the final shape of the law and its implementation। ठीक है, क्या क्या चेंजेस इसमें आएंगे और फाइनली मतलब क्या क्या लॉज आएंगे इसके आने से, और कैसे इसका मतलब ये सारी चीज़ें बेसिकली डिपेंड करेंगी कि किस तरीके से इसको शेप किया जाएगा और इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा। ज़्यादातर मतलब मेनली चीज़ें डिपेंड करेंगी इस बात के ऊपर कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप कि आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।